इतनी देर कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। क्या बताऊं खरगोश भैया, मेरी माँ मुझे समझा रही थी कि ज्यादा दूर मत जाना। नदी की तरफ मनुष्य जैसे शिकारी घूमते हैं, हमें इधर नहीं जाना चाहिए। अरे बहन, तुम बेकार ही डर रही हो। इस जंगल में तो शिकारी बस वो शेर ही है, और वो इस समय अपनी गुफा में सो रहा है, खर्राटे लेकर। खा खा सोनपुर राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था, और वो बलवान होने के साथ साथ थोड़ा घमंडी भी था। राजा को शिकार करना बेहद ही पसंद था। राजा की एक छोटी बेटी थी जिसे वो बहुत प्रेम करता था। महारानी, ये राजकुमारी कहाँ है? वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। कहीं वो फिर से महल से बाहर तो नहीं चली गईं? नहीं महाराज, यही बगीचे में खेल रही होगी। आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं, बस यूं ही महारानी। राजकुमारी से ना मिलने से हमारा मन घबरा सा जाता है। हाँ, हमें पता है महाराज। आखिर आप इतना प्रेम जो करते हैं राजकुमारी को, भला मन क्यों ना घबराए आपका? रानी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहां राजकुमारी आ जाती है। ये लीजिए महाराज, राजकुमारी आपके पास आ गई है। अब जी भर के लाड प्यार कीजिए। ये रही हमारी राजकुमारी, राजदुलारी बिटिया रानी। बेटी माया, आप यहीं आसपास खेलने महल के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाया करिए, आपको खतरा हो सकता है। लेकिन पिताश्री, आप तो हमेशा महल के बाहर जाते हो, फिर आपको कोई खतरा क्यों नहीं होता? बेटी, ये बातें तुम्हें तब समझ में आएंगी जब तुम बड़ी हो जाओगी। माँ, मैं कब बड़ी हो पाऊंगी? बेटी, तुम बहुत जल्दी बड़ी हो जाओगी। अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं कुछ दिखाती हूँ। ठीक है माँ, पर मैं कितने दिनों में बड़ी हो जाऊंगी? क्या मैं कल ही बड़ी नहीं हो सकती? हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, आप कल ही बड़ी हो जाओगी, पर पहले आपको भोजन करना होगा और दूध भी पीना होगा। उसके बाद राजकुमारी अपनी माँ के साथ भोजन करने और दूध पीने के लिए चली जाती है। तभी मंत्री वहां आ जाता है और राजा से कहता है, महाराज, क्षमा चाहूंगा, लेकिन हमें शिकार पर जाना था। शायद आप भूल गए हैं। अरे नहीं मंत्री, हम भूले नहीं हैं। अरे वो तो हम अपनी प्यारी राजकुमारी से थोड़ा बातें कर रहे थे। चलिए महारानी, हम शिकार पर जा रहे हैं। आप राजकुमारी का ख्याल रखना, कहीं वो खेलते खेलते महल के बाहर ना चली जाए, ठीक है? ठीक है महाराज, पर मेरी आपसे एक विनती है। क्या महारानी, आप निश्चिंत होकर कहिए। महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप उन मासूम और बेजुबान जानवरों का शिकार करना छोड़ दें। उन बेचारों को उनके परिवार से अलग ना करें। अरे ये आप ये क्या कह रही हैं महारानी? शिकार करना एक राजा का कर्तव्य है। इससे हमारे बल और साहस का परिचय मिलता है। पर उन बेजुबान माताओं का क्या, जो अपने बच्चों को खोकर आंसू बहाती होंगी? अरे वो लोग जानवर हैं, जानवर। उनमें मनुष्य जैसी भावनाएं नहीं होती हैं महारानी। आप बेफिजूल में चिंतित हो रही हैं। महाराज, समय हो गया है, चलिए, हमें देरी हो जाएगी शिकार के लिए। अब हमें चलना चाहिए। हाँ, ठीक है महारानी। अब राजकुमारी का आप ध्यान रखना, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। उसके बाद राजा अपने घोड़े पर बैठकर अपने मंत्री के साथ शिकार के लिए निकल जाता है। माँ, मैं खरगोश भैया के साथ खेलने जा रही हूँ। पर बेटी, ज़्यादा दूर नहीं जाना और जल्दी वापस आ जाना। जंगल में कई खतरनाक जानवर और मनुष्य जैसे शिकारी भी घूमते रहते हैं। इतना कहकर हिरन अपने दोस्त खरगोश के पास पहुंच जाता है।
ओह, इतनी देर कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। क्या बताऊं खरगोश भैया, मेरी माँ मुझे समझा रही थी कि ज्यादा दूर मत जाना। नदी की तरफ मनुष्य जैसे शिकारी घूमते हैं, हमें इधर नहीं जाना चाहिए। अरे बहन, तुम बेकार ही डर रही हो। इस जंगल में तो शिकारी बस वो शेर ही है, और वो इस समय अपनी गुफा में सो रहा है, खर्राटे लेकर। खा खा उसके बाद हिरन और खरगोश नदी की तरफ खेलने के लिए जाने लगते हैं। अरे अब और कितनी देर यहाँ शिकार का इंतजार करें मंत्री जी। लगता है कि आज निराश होकर ही वापस लौटना होगा। हाँ महाराज, मुझे भी लगता है कि अब महल की तरफ चलना चाहिए, और मुझे बहुत जोर से प्यास भी लगी है। हमें अब वापस लौट ही जाना चाहिए। अरे मंत्री जी मैं तो भूल ही गया था कि प्यास तो जानवरों को भी लगती है ना। हम यहाँ क्यों इंतजार कर रहे हैं? अरे नदी की तरफ हमें चलना चाहिए, वहां कोई न कोई शिकार जरूर मिल सकता है। चलो। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर शिकार ना मिले तो हम अपनी प्यास तो बुझा ही सकते हैं। उसके बाद राजा और मंत्री अपने शिकार की तलाश में नदी की तरफ जाने लगते हैं। हिरन नदी में पानी पी रही थी, तभी एक तीर जाकर उसके पैर में लग जाता है और वो घायल होकर वहीं गिर जाती है। खरगोश भैया, आप जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो आप भी मारे जाओगे। और मेरी माँ से मेरी सारी बातें बता देना। लेकिन बहन, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम सब्र रखो, मैं कुछ करता हूँ। नहीं खरगोश भैया, आप जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो मनुष्य आपको भी अपना शिकार बना लेगा। जाओ, जल्दी जाओ। हाँ देखा मंत्री जी, देखा देखा, मैंने कहा था ना कि हमारा शिकार नदी की तरफ ही हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ महाराज, वैसे आपने काफी दिनों के बाद किसी हिरण का शिकार किया है। दूसरी तरफ खरगोश दौड़ता हुआ हिरन के माँ के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। हाँ, मैंने उसे समझाया था, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। उसके बाद हिरन उस खरगोश के साथ अपने बच्चे को बचाने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। पर जब वो नदी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि राजा और मंत्री उसके बच्चे को उठाकर राजमहल की तरफ ले जा रहे होते हैं। हे भगवान, अब वो लोग मेरे बच्चे के साथ क्या क्या करेंगे? कृपया करके उसकी रक्षा करना भगवान। हिरन की माँ और खरगोश इस जंगल के एक चालक घोड़े के पास जाते हैं और उसकी सारी बातें बता देते हैं। तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी बेटी जिंदा है तो हम उसे जरूर बचा लेंगे। पर कैसे घोड़े भैया? वो लोग मनुष्य हैं और वो लोग हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। हाँ, इसीलिए हमें भी मनुष्य बनकर उनके पास जाना होगा। पर ये तो असंभव है। भला हम जानवर मनुष्य कैसे बन सकते हैं? असंभव कुछ भी नहीं है खरगोश भाई, बस आप कल सुबह होने का इंतजार करो, सब संभव है। अब देखना क्या होता है। अगले दिन सुबह होने पर वो घोड़े ने खरगोश और हिरन की माँ को लेकर एक जादुई चिड़िया के पास लेकर जाता है। चिड़िया बहन, कृपया करके मेरी मदद करे। एक शिकारी राजा ने मेरे बच्चे का शिकार करके उसे अपने साथ अपने महल ले गया है। अब मैं उसे कैसे वापस लाऊं?
ठीक है, उसे मैं अभी अपनी शक्तियों से तुम्हारे बच्चे को सही सलामत यहाँ पर लाती हूँ। नहीं चिड़िया बहन, ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने पर हिरण का बच्चा तो हमारे पास आ जाएगा, पर राजा उससे कोई सबक नहीं सीखेगा। हाँ चिड़िया बहन, वह राजा फिर से किसी निर्दोष बच्चे को उसकी माँ से अलग कर देगा। फिर मैं क्या करूँ? बस उस राजा को ही सबक सिखा देती हूँ। बोलो। नहीं चिड़िया बहन, उस राजा को तो सबक हम सिखाएंगे। बस आप हम तीनों को मनुष्य बना दें। मैं तुम्हें मनुष्य बना दूंगी, पर तुम तीनों में से कोई एक ही मनुष्य बन सकता है। ठीक है चिड़िया बहन, फिर आप मुझे ही मनुष्य बना दो। उस राजा ने मेरे बच्चे को मुझसे अलग किया है, उसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। तभी जादुई चिड़िया ने उस हिरण को मनुष्य बना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बहन। अब मैं उस घमंडी राजा को बताऊंगी कि आखिर अपने बच्चों से बिछड़ने का क्या दर्द होता है। ऐसा बोलकर स्त्री के रूप में वह हिरण राजमहल की ओर जाने लगती है। हाँ अच्छा, तो बताइए आप कौन सा काम कर सकती हैं? जी, मैं किसी भी जानवर या पशु को उनके स्वभाव को देखकर उनकी भाषा समझ जाती हूँ और उनको कुछ भी काम करने का आदेश भी दे सकती हूँ। क्या क्या सच में ऐसा संभव है? अगर ऐसी बात है तो इस हिरण के बच्चे को बैठा कर दिखाओ। जब से ये हिरण यहाँ पर आई है बैठी ही नहीं है। चलो दिखाओ अपना कमाल। राजा जैसा बोलता है, स्त्री के रूप में वह हिरण अपने बच्चे को अपने पशु की भाषा में सब कुछ बता देती है। हाँ, अरे वाह वाह वाह, ये तो कमाल कर दिया आपने। ठीक है, हम आपको अपनी राजकुमारी को खिलाने और खुश रखने का काम देते हैं। क्या आप राजी हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। अच्छा ठीक है। अब आप राजकुमारी को लेकर कमरे में जाइए। और मंत्री जी, हम कल सुबह हाथियों का शिकार करने जा रहे हैं। यही राजकुमारी की इच्छा है। ठीक है महाराज, मैं आज ही पूरी तैयारी कर लूंगा। तभी रानी उनके पास आती हैं और राजा से बोलती हैं, महाराज, आज आप कृपया करके शिकार पर ना जाएं। मेरा जी घबरा रहा है। अभी मैं और राजकुमारी मंदिर जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए, शिकार पर चले जाना। अरे नहीं महारानी, आज तो हमारा मन शिकार पर जाने का पूरा है। हम मंदिर कभी और चले जाएंगे, आप जाइए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, पर हाथियों का शिकार सावधानी से कीजिएगा। हाथी बहुत ही खतरनाक होते हैं। अरे उसकी चिंता आप ना करें महारानी, आप बस राजकुमारी का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल महाराज, पर आप जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद राजा अपने मंत्री के साथ हाथियों का शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ रानी भी राजकुमारी को लेकर मंदिर की तरफ पूजा करने के लिए जाने लगती है। हाँ मंत्री जी, अरे मंत्री जी, इतने बड़े जंगल में हमें हाथियों का बच्चा कहाँ मिलेगा भाई? महाराज, हाथी का बच्चा तो हमें केवल हाथियों के झुंड की तरफ ही मिलेगा, और महाराज जो हम में से किसी ने नहीं देखा है। चलिए कुछ देर विश्राम कर लेते हैं मंत्री जी, फिर हम सोचेंगे कि हमें किस तरफ जाना है। एक गांव में प्रमोद नाम का एक कमजोर और आलसी व्यक्ति रहता था। उसके आलसीपन के व्यवहार से उसकी पत्नी शर्मिली बहुत परेशान रहा करती थी। प्रमोद दिन भर घर में पड़ा रहता। एक दिन प्रमोद आराम से चारपाई पर लेटा हुआ था। तभी उसकी पत्नी शर्मिली
खेतों में काम करके थकी हारी घर आई और प्रमोद को आराम करता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शर्म तो आती नहीं है, दिन भर घर पर पड़े रहते हो, ये नहीं कि खेतों में बीबी का हाथ बटा लिया करो। ये कैसी बातें कर रही हो शर्मिली तुम तो जानती ही हो कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। हाँ, बड़े रणबीर कपूर बनते फिरते हो, छोटा सा काम तो होता नहीं है और बातें इतनी बड़ी बड़ी मारते हो, निठल्ले कहीं के। पूरे गांव में मेरी नाक कटा के रखी है तुमने। देखना, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब यही गांव वाले तुम्हें सेठानी सेठानी कहकर बुलाएंगे। फिलहाल तो मुझे नौकरानी नौकरानी कहकर बुलाते हैं। एक तो तुम कोई काम नहीं करते, ऊपर से गांव का ऐसा कोई भी व्यक्ति तुमने नहीं छोड़ा जिससे तुमने उधारी ना लिया हो। मैं तो तुम्हारी उधारी देते देते तंग आ गई हूँ। बस मुझे तुम्हारी यही बात सबसे बुरी लगती है शर्मिली, कि तुम आते ही पूरा घर सिर पे उठा लेती हो। तो क्या करूँ, तुम ही बताओ ना, क्या करूँ मैं? मुश्किल से हमारे पास 2 बीघा जमीन है और 2 बैल है। खेतों पर मैं अकेली काम करती हूँ। जब मैं खेतों में देखती हूँ और व्यक्ति कितने मेहनत से काम करते हैं और उनकी पत्नी उनका हाथ बटाती है तो मुझे बहुत बेकार लगता है। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही है, पत्नी काम करती है और पति दिन भर घर में पड़ा पड़ा सपने देखता रहता है। शर्मिली की बात सुनकर प्रमोद इतना बेशर्मी से हंसा और बोला, अरे बस भी करो शर्मिली, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। जाओ, जाकर जल्दी से खाना बना दो। प्रमोद की बात सुनकर शर्मिली ने आटे का खाली कनस्तर जमीन पर पटक दिया और चिल्लाकर बोली, खाने को क्या बनाऊं? घर में खाने को क्या है जो तुम्हारे लिए खाने को बनाऊं? 2 दिन से घर में राशन पानी का एक दाना नहीं है, लेकिन तुम्हें तो इसकी कोई फिक्र है नहीं। लेकिन परसों तो मैंने तुम्हारे हाथ में देखे थे। उस मोहन साइकिल वाले से तुमने पैसे उधार लिए थे, उसका ध्यान नहीं है तुम्हें। कल सारे पैसे मैंने उसे दे दिए। उसे पैसे देने की क्या जरूरत थी? मैं उससे थोड़ा और वक्त मांग लेता। घर आकर तुम्हें पीटने की धमकी दे रहा था। अरे भला मैं तुम्हें घर पर पीटता हुआ भी देखूं, तुम्हें तो कोई शर्म है नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई शर्म नहीं है? अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म बची हो तो जाओ जाके कुछ काम करो, ताकि शाम के वक्त हमारे घर पर चूल्हा जल जाए। शर्मिली की बात सुनकर प्रमोद चुपचाप बाहर चला गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप से बातें करने लगा। अरे अब इस मेरी बेवकूफ पत्नी को कौन समझाए? किस गांव में भला मुझे कौन काम देगा? किसको टोपी पहनाऊं? हाँ, एक काम करता हूँ, गांव के जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। ये कहकर प्रमोद उठा ही था कि अचानक से उसे कुछ याद आ गया। अरे नहीं नहीं, जमींदार से तो पहले ही पैसे ले आया और वो भी अभी तक नहीं दिए। उसके पास अगर पहुंच गया तो कहीं वो अपना पुराना कर्जा न मांगने लगे, तब तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या करूं क्या करूं? ये मेरी पत्नी ने मुझे कहाँ मुसीबत में फंसा दिया। तभी प्रमोद ने देखा कि गांव का मुखिया अपने कुछ साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर उसकी ही ओर बड़े गुस्से से चले आ रहे थे। बहुत दिन हो गए प्रमोद बेवकूफ बनाते बनाते। आज तो मैं तुझसे पैसे लेकर ही जाऊंगा। मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मुखिया जी, मैं आपकी एक एक पाई पाई चुका दूंगा। कहाँ से चुका देगा? कुछ काम काज तो करता नहीं, धरती का बोझ है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। प्रमोद समझ गया कि आज तो उसकी मार खाने की पूरी नौबत है। मुझे एक आखिरी मौका दे दो मुखिया जी, मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने के बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। प्रमोद की बात सुनकर मुखिया अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ हंसता हुआ बोला,
किस किस की रकम चुकाएगा? तूने तो हर किसी से उधार ले रखा है। गांव में पता नहीं किस किस को बेवकूफ बनाया होगा। आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। आज या तो अपने पैसे लेकर जाऊंगा या तो फिर तेरी चमड़ी उधेड़ कर जाऊंगा। क्या देखते हो भाई, मारो इसे। इन्हें छोड़ दीजिए मुखिया जी। तुम्हारा ही चेहरा देखकर अब तक मैं प्रमोद को छोड़ता आ रहा हूँ। तुम्हारा पति धरती पर बोझ है। शर्मिली, तुम घर जाओ, मैं संभाल लूंगा। अरे क्या खाक संभाल लोगे तुम? अगर मैं नहीं आती तो तुम कुत्ते की तरह मार खा रहे होते। प्रमोद शर्मिली को हाथ पकड़कर अलग ले जाकर आहिस्ता से बोला, तुम शायद मेरी बुद्धि को नहीं जानती हो। हाँ, मैंने इस मुखिया के जैसे कई लोगों को बेवकूफ बनाया है। हाँ बनाया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम आज इसे बेवकूफ बना पाओगे। आज तो तुम्हारी ठुकाई पक्की है। लगता है तुम्हें अपनी बुद्धि दिखाने का समय आ गया है। तभी मुखिया दूर से प्रमोद से बोला, ये तुम दोनों पति पत्नी क्या खिचड़ी पका रहे हो? हाँ भाई। कुछ नहीं मुखिया जी, मेरी पत्नी कह रही थी कि मुखिया जी बहुत अच्छे आदमी हैं, आज इनका कर्ज चुका दो। तेरी पत्नी तुझसे ज्यादा समझदार है प्रमोद। देखो मुखिया जी, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मेरे पास 2 मोटे मोटे बैल हैं। मैं आपको एक बैल दे देता हूँ। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको पैसे देकर अपना बैल वापस ले लूंगा। मुखिया कुछ सोचता हुआ बोला, अब तूने बात पते के की है प्रमोद। मुखिया प्रमोद का एक बैल ले गया। देखा अपने पति का दिमाग। एक बैल का मुखिया क्या करेगा? बेवकूफ कहीं का। अरे तुम एक बैल से खेत जोत लोगे क्या? एक बैल हमारे किस काम का है? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति तुमने मुझे क्यों दिया? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करूं? मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा बैल चाहिए। लेकिन वो तो मुखिया ले गया। कोई बात नहीं, दूसरे बैल की जगह तुम काम करोगी। एक बैल से खेत नहीं चलता, और जब खेती नहीं हो पाएगी तो फसल नहीं हो पाएगी, और जब फसल ही नहीं होगी तो हम उसके पैसे कहाँ से चुकाएंगे? ले देकर बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा करके बीज लेकर आई थी। अब भला इन बीजों का मैं क्या करूंगी? इतना कहकर शर्मिली वहां से चली गई। प्रमोद अपने खेत के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने निठल्लेपन पर अफसोस कर रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। इस तरह उदास क्यों बैठा है? प्रमोद ने जैसे ही सामने देखा तो एक साधु, जिसके चेहरे पर तेज झलक था, उसके सामने उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। जाओ बाबा, अभी मेरा बात करने का मूड नहीं है। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं जानता हूँ तेरी परेशानी क्या है। गांव का मुखिया तेरा एक बैल छीनकर जबरदस्ती ले गया, और तेरे ऊपर गांव की उधारी अलग से है। तेरी पत्नी तुझसे नाराज है, और तू यही सोच रहा है कि इन सभी मुसीबतों से छुटकारा कैसे पाया जाए। आप तो बहुत पहुँचे हुए साधु लगते हैं, मेरी मदद कीजिए। साधु महाराज, क्या आप चमत्कार कर सकते हैं? हर इंसान के अंदर कोई न कोई चमत्कार होता है, बस उस इंसान को चमत्कार को देखने और परखने की आवश्यकता होती है। बोल, क्या चाहिए तुझे? प्रमोद साधु की बात सुनकर कुछ सोचता हुआ बोला, मेरा एक बैल जमींदार जबरदस्ती छीन कर ले गया। मुझे मेरा बैल वापस दिलवा दीजिए, ताकि मैं मेहनत करके अपना खेत जोत सकूं
और अच्छे से फसल उगाकर उसे बेचकर अपनी उधारी चुका सकूं। प्रमोद की बात सुनकर साधु मुस्कुराता हुआ बोला, तू चाहता तो मुझसे धन दौलत सोना चांदी भी मांग सकता था। इसका मतलब तेरा दिल अंदर से साफ सुथरा है, मगर तेरे ऊपर आलस हावी है। मेरी मदद कीजिए साधु महाराज। जो चला गया उस पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुझे कोई दूसरा बैल नहीं दूंगा, बल्कि तेरे अंदर शरीर में एक बैल के बराबर ताकत भर सकता हूँ, जिससे तू अकेले ही अपने खेत जोत सकता है। बोल, चाहता है ऐसा? साधु की बात सुन प्रमोद बहुत गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय दिखाई देने लगा। साधु महाराज, मैं तैयार हूँ। तो फिर अपनी आंखें बंद कर। प्रमोद ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसके कानों में साधु की आवाज गूंजी, तेरे अंदर एक बैल के बराबर शक्ति डाल दी है मैं। अब तू अपना खेत खुद जोत सकता है। प्रमोद ने आंखें खोली तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था। प्रमोद दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया और उसे सारी घटना बताई। अरे तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। इतनी मुसीबत में भी तुम्हें मुंगेरी लाल के सपने नहीं खत्म हो रहे। मैं सच कहता हूँ शर्मिली, वो सपना नहीं था, सच था। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे एक बैल की जोड़ीदार तुम बनोगे। देखती हूँ कितनी शक्ति डाली है उस साधु ने तुम्हारे अंदर। अगले दिन एक बैल के साथ प्रमोद भी अपने खेत जोतने लगा। प्रमोद को अपने शरीर के अंदर असीम शक्ति का अनुभव हो रहा था। प्रमोद के अंदर इतनी ताकत देख शर्मिली की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ही दिनों में सारे गांव में ये चर्चा फैल गई कि प्रमोद के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है। ये खबर उड़ते उड़ते मुखिया के कानों तक भी पहुंची। मुखिया अपने साथियों की ओर देखकर बोला, क्या ये सच है कि प्रमोद के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है? मैं सच कह रहा हूँ मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। प्रमोद एक बैल की जगह खुद काम कर रहा है। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो अपने खेत में बहुत अच्छी फसल उगा लेगा और मेरे पैसे वापस लौटाकर अपना बैल वापस ले जाएगा। उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों बाद उसका दूसरा बैल भी उठवा लूंगा। मेरी तो सारी की सारी योजना पर पानी फिर गया। अब क्या करेंगे आप? जाओ, जाकर प्रमोद का पीट पीट कर बुरा हाल कर दो। मुखिया की बात सुनकर मुखिया के सभी साथी सहम गए और सभी के माथे पर पसीना आ गया। मुखिया चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ तुम सब मुस्टंडों को? मैं तुम सबको रोज ताजा ताजा मट्ठा और दूध पिलाकर पालता हूँ और तुम प्रमोद को मारने भी नहीं जा सकते। मुखिया जी, प्रमोद के अंदर एक बैल के बराबर शक्ति है। अंदाजा लगाइए, अगर हम में से कोई उसे पीटने के लिए गया तो हम उसका एक मुक्का बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी मानिए मुखिया जी, तो आप भी उसे पीटने का सपना छोड़ दीजिए। प्रमोद अब वो प्रमोद नहीं रहा। अपने साथी की बात सुनकर मुखिया चुपचाप हो गया। सच तो ये था कि मुखिया भी अंदर से घबरा चुका था।